students, today we are going to start a new topic in the rise of nationalism in Europe, and that is hunger, hardship and popular revolt. Basically इसमें हम आज क्या करेंगे? आज हम यहाँ पे करेंगे कैसे 1830 एक ऐसा ईयर था पूरे एंटायर यूरोप में, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों ने देखी, बहुत ही संकट वाला समय लोगों ने देखा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन पूरी बढ़ गई थी। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि भाई जॉब सीकर्स बढ़ेंगे, सबको जॉब की ज़रूरत होगी। जॉब की ज़रूरत तो है, लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उतनी जॉब्स नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे सिटी की तरफ। अब जब सिटी की तरफ लोग जाएंगे, नौकरी की तलाश में जाएंगे, तो भाई वहाँ पे पूरा का पूरा क्राउड जमा होगा, भीड़ भाड़ होगी। अब भीड़ भाड़ होगी, रहने के लिए जगह नहीं है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है, तो सब के सब स्लम एरिया पूरा बन जाएगा। झोपड़पट्टी वाला जो इलाका होता है ना, उस टाइप का एरिया पूरा वहाँ पे बन जाएगा। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात करें, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि जो अपने घरों में छोटे मोटे काम किया करते थे, उनका बहुत स्टिफ कंपटीशन होता था। स्पेशली जो इंग्लैंड से जो बने मशीन गुड्स होते थे, जब वो आते थे मार्केट में, तो बेचारे इन जो घरेलू काम किया करते थे, जो घर में ही मशीन्स वगैरह से जो सामान वगैरह प्रोड्यूस किया करते थे, बड़ा स्टिफ कंपटीशन, बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था इन लोगों के साथ। ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हद तक इंग्लैंड वगैरह में तो काफ़ी डेवलपमेंट हो ही चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी डेवलप हो चुका था। तो बेचारे ये जो घरेलू जो काम किया करते थे, घर में जो कपड़े-वपड़े बुनकर जो का बनाते थे, उनका कंपटीशन इतना तगड़ा था, लेकिन इनको कोई फ़ायदा-वायदा पहुँचता नहीं था। और पैसे बहुत कम इनकी अर्निंग होती थी, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि पूरे यूरोप की अगर हम बात करते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन चल रही थी, टर्मॉइल वाली कंडीशन थी, उसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी था, जो उच्च वर्ग था, स्टिल वो लोग पावर को एन्जॉय कर रहे थे। पीजेंट बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि फ्यूडल ड्यूज़ एंड ऑब्लिगेशंस, बड़ी सारी चीज़ें उनके ऊपर थी। फ्यूडल ड्यूज़ इट मीन्स जो ज़मीन पे जो रेवेन्यूज़ उनके लगे थे, जो कर लगे थे, करों का, टैक्सेस का बोझ था, मतलब ये सब चीज़ें उनके ऊपर अभी भी थी। ठीक है। जो फूड थे, क्रॉप्स थी, जो ब्रेड्स वगैरह थे, उनकी जो प्राइसेस थी वो दिन पे दिन बढ़ रही थी। और रही कसर किसने पूरी कर दी? बैड हार्वेस्ट ने। बैड हार्वेस्ट बोले तो जो फसल थी वो किसी न किसी तरीके से ढह गई और बेकार हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस शूट कर गए। क्योंकि जब मार्केट में अनाज ही नहीं रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उन अनाजों की जो रहे छोटे-मोटे अनाज या जो छोटे-मोटे अनाज पड़े हुए हैं कभी और के, तो उनकी कीमतें बढ़ जाएँगी। ठीक है? लोगों के पास पैसा नहीं है उन बड़े अनाजों को खरीदने के लिए। अब होगा क्या? होगा हर जगह पॉपुलिज़्म फैलेगा। पॉपुलिज़्म का मतलब है गरीबी फैल जाएगी पूरे टाउन और कंट्री में। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे ईयर 1848 की। ऐसा ही एक साल था जब फूड का शॉर्टेज हो गया, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास काम धंधा नहीं था। तो पूरी की पूरी जनता कहाँ आ जाएगी? पेरिस की सड़कों पे आ जाएगी। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए। ठीक है। और जो लुइस फिलिप था फ्रांस का, हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका राजा हुआ करता था, वो भाग खड़ा हुआ ये सिचुएशन देख कर, क्योंकि उसने भाई प्रीवियसली अपनी चीज़ों को देखा था। फ्रांस में कहते हैं लुई 16 को लोगों ने फांसी की सज़ा, गिलोटिन कर दिया गया था, तो वो भाग खड़ा हुआ। अब उसके बाद हुआ ये कि जो नेशनल असेंबली थी वो क्या करेगी? वो करेगी सफ़्रेज, सब अडल्ट मेल को दे देगी। जितने भी अडल्ट मेल हैं अबव 21, सबको सबको राइट टू वोट प्रोवाइड कर देगी। और अपने आप को वो रिपब्लिक घोषित कर देगी। ठीक है? कौन? फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है। ठीक है। अब जितने भी नेशनल वर्कशॉप हैं वो अच्छे-अच्छे काम करने लगेंगे। कैसे? कि भाई हम आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट सेंटर खोल लिए गए। मतलब कुल मिला के थोड़ी-मोड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ ये लोग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े खुश होकर के जो नेशनल असेंबली ये काम कर रही थी, नहीं, खुश होके नहीं कर रही थी। कहीं न कहीं इन लोगों को डर था, कहीं प्रीवियसली जो चीज़ें एरिस्टोक्रेट्स के साथ हुई हैं, वो हमारे साथ ना हो जाएँ, इसीलिए वो लोग काम कर रहे थे। ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1845 का एक सिलेसिया, एक विलेज आप बोल सकते हैं, वहाँ की वीवर कम्युनिटी के साथ, या वीवर्स ने कुछ रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर बोले तो वहाँ के जो
कोई भी डील ले लेते थे और अपने काम का सप्लाई वगैरह रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे उन विलेजर्स को, और विलेजर्स इनका काम किया करते थे। काम कंप्लीट करने के बाद माल दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर को दे देते थे, और कॉन्ट्रैक्टर उन माल को खरीद के ज़्यादा रेट से बेच दिया करता था। तो रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ? रिवॉल्ट में इन विलेजर्स का क्या रोल है? रोल ये है कि बेचारे ये विलेजर्स इतने सीधे-साधे थे कि इनको ये कॉन्ट्रैक्टर ठग लेते थे। इनका ऑर्डर कंप्लीट जब हो जाता था, उनको पैसे तक नहीं देते थे, उनकी पेमेंट नहीं करते थे, और पेमेंट अगर कर देते थे तो पेमेंट भी बहुत बार कम देते थे। तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे, विल्हेम वुल्फ करके थे। उन्होंने सिलेसिन विलेज की इस घटना को कुछ इस ढंग से डिस्क्राइब किया। कैसे डिस्क्राइब किया? अगर हम बात बोलते हैं इस पूरे विलेज की, तो यहाँ पे 18,000 यहाँ के लोग कुल मिलाकर के रहते थे, और कॉटन वीविंग यानी जो कॉटन सूती कपड़े बनाना यहाँ का एक मुख्य ऑक्यूपेशन हुआ करता था, जॉब हुआ करता था। वीकर वर्कर्स की कंडीशन जो थी बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। हर चीज़ की कमी थी, ऑब्वियस सी बात है। खाने पीने की दिक्कत थी, हर चीज़ की कमी थी। ठीक है? अपनी जॉब के लिए वो तरसते थे, और कॉन्ट्रैक्टर से हमेशा इस चीज़ के पीछे ये लोग बेचारे पड़े रहते थे कि उन्हें जो भी चीज़ मिल जाए, मतलब कि मिल रही है माल-वाल, और जिसकी सप्लाई वो लोग कर रहे हैं, अच्छे खासे दाम वगैरह इनको मिल जाएँ, लेकिन इनको दाम वगैरह कुछ अच्छे मिलते नहीं थे। इनके प्राइसेज़ हमेशा रिड्यूस कर दिया जाता था। अब घटना कब की है? घटना है हमारी उसी साल की है, 1845 की है, लेकिन 4th जून 2 पीएम की है। कभी-कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, सिलेसियन विलेज का शॉर्ट नोट। तो यहाँ पे जो लार्ज क्राउड था, जितने भी व्यूवर्स थे, वो अपने घरों से निकले, अपने, जिसे हम बोलते हैं कि पेयर्स में, मतलब कि अकेले नहीं, ग्रुप में ये लोग निकले। और कहाँ भागे ये लोग? जो कॉन्ट्रैक्टर का जो मैंशन था ना, जो घर था, बंगलो था, वहाँ पे ये लोग भागे, और वहाँ पे जाके इन लोगों ने डिमांड किया हायर वेजेस का, कि भाई हमारी जो वेजेस हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ करो आप। अब इनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिली, बहुत ज़्यादा इनको चोटें-वोटें पहुँची। चोटें क्या पहुँची, आप ये बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं इनको हमेशा डराया-धमकाया जाता था। अब हुआ ये कि ये जो ग्रुप में ये लोग गए थे, इन लोगों ने उसके घरों में कॉन्ट्रैक्टर के घरों में ज़बरदस्ती ये लोग घुसे। जो बहुत ही कीमती जो विंडोज़ वगैरह हुआ करती थी, विंडोज़ की जो खिड़कियों पे जो शीशे-वीशे लगे थे, जो फर्नीचर था, जो बर्तन, पोर्सेलिन एक सब्सटेंस, एक ब्रांड कह सकते हैं, वो उनके बर्तन हुआ करते थे, सब कुछ तोड़-फाड़ कर दिया इन लोगों ने। कुछ ग्रुप जो अंदर घुसा, वो उनके गोडाउन स्टोर हाउस में घुस गया। वहाँ पे सप्लाइज़ पड़ी थी कपड़ों की, उसे लेकर के लोग भाग गए, फाड़ने लगे, चिथड़े-चुथड़े में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को जब ये चीज़ें पता चली, तो उसने क्या किया, ही फ्लेड विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ भाग खड़ा हुआ नेबरिंग विलेज में, राइट? वहाँ पे जाके इसने बोला कि भाई मुझे जगह दे दो, मुझे रहने के लिए जगह दे दो, लेकिन नेबरिंग विलेज ने उसको शेल्टर देने से मना कर दिया। अब विदिन 24 आवर इसने आर्मी से रिक्वेस्ट किया, अपने रिक्वेजिशन डाला। रिक्वेजिशन मतलब कि इसने रिक्वेस्ट किया आर्मी से, भाई मेरी कंडीशन, मुझे बचा लो। और बदले में आर्मी आई, और वहाँ पे शॉट वगैरह किया, और कुल मिलाकर के 11 वीवर्स की मौत हो गई वहाँ पे। तो ये सिलेसिन विलेज का हमारा स्टोरी था। अब हम बात करेंगे 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था बाय लिबरल्स। लिबरल्स कौन? जो डिमांड किया करते थे, भाई हमें नेशन स्टेट दो, ख्यालों से बहुत ज़्यादा लिबरल हुआ करते थे, जो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, उनका रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 में। अच्छा, अब हम ये बोल सकते हैं कि जो रिवॉल्ट हुआ था, जो पुअर लोग कर रहे थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, जो भुखमरी के शिकार पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, एंटायर पूरी यूरोपियन कंट्री में 1848 में इन लोगों ने मिलकर क्या करना शुरू कर दिया, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने रिवॉल्यूशन किया। ठीक है? और बेसिकली 1848 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने किया था। ठीक है? अब हम जो इवेंट की बात करेंगे वो स्टार्ट होगा हमारा फरवरी 1948 में। ये रहा फरवरी 1948 में। ठीक है? मोनार्क का इन लोगों ने एब्डिक्शन कर दिया। ठीक है? बहुत बार ये फ्रांस में ये लोग काम ये करते थे। मोनार्क ने जब एब्डिक्शन किया, एब्डिक्शन मतलब हटाने की कोशिश कर दिया, हटा दिया, और वहाँ पे इन लोगों ने कोशिश क्या किया, वहाँ पे रिपब्लिक, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज को इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया, और रिपब्लिकन प्रोक्लेम कर दिया कि भाई अब आज से ये रिपब्लिक कंट्री है। अच्छा, अब अदर पार्ट ऑफ यूरोप में जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशन अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ और पार्ट में, अगर हम बात करें जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन एम्पायर्स की बात करें, तो भाई
मतलब यहाँ पे मूवमेंट हो रहे थे, लेकिन अभी भी स्टिल ये लोग एग्जिस्ट एज अ नेशन स्टेट नहीं हुए थे। ठीक है। अब जितने भी मेन थे, वुमेन थे, और जो लिबरल मिडिल क्लासेस थी, उन सब ने सब के सब अपने आप में कंबाइन हुए। इन लोगों ने डिमांड किया कि भाई हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे और नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे। और उसके बाद इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने एक बहुत ही पॉपुलर अनरेस्ट अपनी डिमांड को करने के लिए कोशिश ये लोग बहुत तेज कर दी इन लोगों ने कि हम पार्लियामेंट्री अपने प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा। और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या, इट मीन्स गवर्नमेंट होगी जहाँ पे एक पार्लियामेंट होगी, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव होंगे, हमारे वहाँ पे जुडिशरी होंगे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स ये होते हैं विद कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। अब जर्मनी की बात करें, जर्मन रीजन की बात करें, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस अगर हम बात करें बनने लगी, जिसके मेंबर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग कंबाइन हुए, एकत्रित हुए। कहाँ पे एकत्रित हुए, एक सिटी थी जर्मनी की जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे तय आकर के लोग इकट्ठा हुए। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम जर्मन नेशनल असेंबली के लिए हम वोट करेंगे, हम इसे बनाएंगे। अब हुआ ये कि 18 मई 1848 को बेसिकली 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मार्च किया, एक फेस्टिव प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। एक शांतिपूर्वक तरीके से इन लोगों ने अपनी इलेक्टेड पार्लियामेंट के लिए, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम दिया गया, वहाँ पे एक चर्च था, सेंट पॉल चर्च, वहाँ पे इन लोगों ने इस अपनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बनाया, जहाँ पे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे मार्च किया। कुल मिला के यहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए विद 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनको इलेक्ट किया गया था। अच्छा, इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ठीक है। और उस वक्त हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के बाद इन्होंने बोला हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, लेकिन हमारा जो हेड होगा वो मोनार्क ही रहेगा। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर। अब इनके जो जितने भी डेप्यूटीज थे रहे होंगे, वो सब गए क्राउन को लेकर के किसके पास, फेडरिक विलियम फोर्थ के पास। अब फेडरिक विलियम फोर्थ था तो वो मोनार्क ना, राजा था, उसके पास ये लोग लेकर गए कि भाई आप हमारा राजा बनना स्वीकार करिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। लेकिन चूंकि वो था प्रशिया का राजा, उसके अंडर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया, उसके अंडर इन लोगों ने बोला कि अब आज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हम रहेंगे फेडरिक विलियम के अंडर। लेकिन फेडरिक विलियम ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जाओ मैं तुम लोगों को अपने अंडर नहीं लूंगा। उसने रिजेक्ट कर लिया और उसने बाकी जितने भी मोनार्क थे, आसपास के जितने भी राजतंत्र घरेलू जो राजा वाजा थे, उनके साथ मिल करके इलेक्टेड असेंबली को टोटली अपोज कर दिया। ठीक है। अब ये जो असेंबली थी जिसको अपोज किया, वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स ने, मिलिट्री ने, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे ये लोग। ऑब्वियसली भाई बात है, भाई वे लोग अमीर लोग थे, इन लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और रिजेक्ट हो गया और पार्लियामेंट खत्म हो गई, एरोडेड हो गई। अब उसके बाद क्या, अब जो पार्लियामेंट थी बेसिकली वो डोमिनेटेड बाय थी किसके द्वारा, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे। ठीक है। वो वर्कर्स की डिमांड, आर्टिसंस की डिमांड कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट्स वगैरह को खो रही थी। एट लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो वहाँ की ट्रूप थी उसको बुलाया गया और जो असेंबली बनाई गई थी उसको डिसबैंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल राइट जो मुद्दा था वुमेन का, वो भी कंट्रोवर्शियल हो रहा था। ठीक है, वो भी एक लिबरल मूवमेंट था कि भाई हमें भी वोटिंग राइट दो, हमें भी पॉलिटिकल राइट दो। अब हुआ ये कि जो वुमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ना जाने वैसे कब से पार्टिसिपेट ही कर रही थी। उन्होंने उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर बनाए, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस करना शुरू कर दिया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। मतलब हर वक्त उनके राइट्स को डिनाई किया जाता था। जब फ्रैंकफर्ट की असेंबली चल रही थी, वहाँ पे भी जो इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे भी उनको डिनाई किया गया। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में बैठी हुई थी, तो विमेन को बोला गया कि भाई आप ऑब्जर्वर बन सकती हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ विजिटर वैली में जाकर खड़ी होकर के हमें देख सकती हो। ठीक है, बैठने का भी इनको राइट नहीं था। अब हुआ ये कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस थे,
हमने देखा कि 1848 में जब भाई इन लोगों ने अपना इलेक्टेड नेशनल असेंबली को बनाया, तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, जो मोनार्क में बिलीव किया करती थी, जो पुरानी सोसाइटीज़ में बिलीव किया करती थी, इन लोगों ने लिबरल मूवमेंट को सप्रेस किया, दबा दिया। और हम ये भी बोल सकते हैं monarch were beginning to realize that cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolution। अब कहीं ना कहीं monarch सोचने लगा कि भाई ये तो रिवॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, अगर बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में हमारा ही पत्ता साफ हो जाए, ऐसा राजा वगैरह सोचने लगे। तो उन लोगों ने बोला क्यों ना हम एक काम करते हैं, रिवॉल्यूशन वगैरह को ख़त्म करने का एक अच्छा तरीका है कि हम अपनी सत्ता को, हम अपनी पावर को थोड़ा बाँट ही लेते हैं इन लिबरल नेशनलिस्ट के साथ। और इसीलिए 1848 का वो रिवॉल्यूशन जिसे ऑटोक्रेटिक एंड मोनार्क और बाकी लोगों ने सप्रेस किया था, अब वो ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग क्या करना शुरू कर देंगे, थोड़े बहुत कंसेशन देना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सर्फडम को, बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश किया गया। हैब्सबर्ग डोमिनेशन इन रशिया में अगर हम बात करें, हैब्सबर्ग जो रूलर थे उन्होंने ऑटोनॉमी देना शुरू कर दिया हंगरियंस को 1867 में। भाई तुम्हारा अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है, आप लोगों का अधिकार है। मतलब ये थोड़े ढीले पड़ रहे थे, ढीले मतलब जनता के प्रति ढीले पड़ रहे थे, सोचते थे कि जनता बोले वाह हमारे राजा कितने अच्छे हैं। मतलब ये सब काम करना शुरू कर दिया था कंजर्वेटिव्स एंड मोनार्क ने, राइट। ऑल्दो 1848 का जो लिबरल मूवमेंट था वो उसे कुचल दिया गया था, फेल हो गया था। यहाँ पे हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ मेकिंग ऑफ या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ये पूछा है, क्या आर्मी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, क्या आर्मी भी किसी नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है, क्या आर्मी नेशन स्टेट बना सकती है? तो हाँ भाई हाँ, यहाँ पे जर्मनी में ये काम हुआ था। मतलब वही लोग जो 1848 का रिवॉल्यूशन सप्रेस कर देते हैं, नेशनल सेंटिमेंट्स को दबा देते हैं, अब वही लोग they are मतलब कि these sentiments were mobilized by the conservative for promoting the state power and achieving political domination over Europe। वही conservative, वही monarch अब national sentiment को बढ़ा रहा था so that कि हमारी image अच्छी हो जाए लोगों में और हमें पूरे के पूरे एरिया में पॉलिटिकल डोमिनेशन मिल जाए। ठीक है, लालच, यहाँ पे भी लालच था। आगे यहाँ पे देखेंगे ये जो चीज़ें हुई वो हमने जर्मनी में भी देखेंगे और इटली में भी देखेंगे। कैसे देखेंगे अब जरा देख लो जरा। जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी ये मिडिल क्लास में बढ़ रही थी। ठीक है, अब मिडिल क्लास में बढ़ने के कारण यहाँ पे इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम था वो बेसिकली इकट्ठा किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, किसके द्वारा, वहाँ के मोनार्क के द्वारा और वहाँ के मिलिट्री के द्वारा और बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स के द्वारा। जो लार्ज लैंड ओनर हैं जर्मन भाषा में उनको जंकर्स बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अच्छा, यहाँ पे जो जर्मनी यूनिफिकेशन का जो पूरा का पूरा लीडरशिप है वो कौन संभालेगा, प्रशिया। और प्रशिया इसका जो पूरा का पूरा सीन है, जो पूरा का पूरा चीज़ें हैं वो देगा किसको, ओटो वन बिस्मार्क को। तो बिस्मार्क क्या होगा, बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया एंड ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि क्या किया था भाई। तो यहाँ पे एक ना सिंपल सी एक चीज़ ज़रूर लिखना कि जो हमारा ओटो वन बिस्मार्क था, ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये पक्का लिखना, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को उसने अडॉप्ट किया था। ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है बट यू कैन मेंशन इट। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड iron, and with the help of Prussian army and bureaucracy he did 3 wars over 7 years। 7 years बोले तो अगर 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन खत्म हो रहा है तो इसने शुरुआत की होगी 1864 में। तो 1864 से 71 तक he did 3 wars over 7 years। और किसके साथ, with ADF। ADF, आप ADF याद ज़रूर करना। ADF का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया,
डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, अब वॉर तो कर लिया, लेकिन वॉर करने के बाद इसका एंड क्या होगा? एंड ये होगा, रिजल्ट ये होगा, रशिया जीतेगा और पूरा का पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट करेगा। और 1871 में जो प्रशियन किंग था जिसका नाम था विलियम फर्स्ट काइसर या केसर, वो एम्परर बनेगा। ऐसी सेरेमनी में, वर्सल्स की सेरेमनी में उसे एम्परर बनाया जाएगा। विलियम फर्स्ट जो था, बेसिकली विलियम फर्स्ट जो था, जो विलियम फर्स्ट कैसर था, वो थोड़ा चालाक था। 1848 का जो लिबरल मूवमेंट हुआ था उसमें जो फेडरिक विलियम था उसे वो चीज़ पसंद नहीं थी लिबरल्स की। लेकिन विलियम फर्स्ट जो कैसर था वो सोचेगा कि जो गलती मेरे एंसेस्टर ने की है या मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने की है, वो गलती या फादर ने की है, वो गलती मैं नहीं करूँगा। मैं इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा। एंड फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया पूरे जर्मन यूनिफिकेशन का राजा बनने के लिए। हॉल ऑफ मिरर में ये वही मिरर था जो कहीं ना कहीं लुई 16 ने, आप बोल सकते हैं कि बनाया था। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है, तो ये वही कहीं न कहीं हमारा मिरर था, हॉल ऑफ मिरर, जो लुई 16 ने बनवाया था। यहाँ पे जाकर के बिटरली चिल्ड मॉर्निंग थी और पूरा का पूरा हॉल पैक था और वहाँ पे जाकर के विलियम कैसर को पूरे के पूरे जर्मन एम्पायर का हेड बनाया गया और इस ढंग से जर्मनी का पूरा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और हम ये बोल सकते हैं एक न्यू स्टेट बनाया गया, एक जहाँ की मॉडर्नाइजिंग करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग सिस्टम को सुधारा गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जर्मनी के बनाए गए, पर्शियन बहुत सारी रिफॉर्म्स किए गए और हर जगह पूरे रेस्ट ऑफ द जर्मनी में एक ये जो चीज़ें थी वो चलाई गई। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का टॉपिक पढ़ेंगे।